गुड मॉर्निंग। हिंदी व्याकरण में आज हम पाठ 12 समास का अध्ययन करेंगे। समास शब्द का अर्थ होता है बेटा छोटा करना। समास शब्द का अर्थ होता है छोटा करना, और अर्थ क्या होता है इसका? छोटा करना। अब हमारे पास समस्त पद आते हैं, और जो समास के अंदर एक आता है समस्त पद। समस्त पद जो होता है वो दो पदों का योग होता है। जैसे मैंने बोला राजपुत्र, राजपुत्र एक समस्त पद है, तो इसका मतलब क्या है? राजा का पुत्र। इसके दो पद हैं, राजा का पुत्र, ये समस्त पद है। इसको हम कहेंगे समस्त पद, और इसको हम कहेंगे समास विग्रह। इसको हम कहेंगे समास विग्रह। पहली बात तो ये याद रखिए कि समास का अर्थ होता है छोटा करना। ठीक है। अब समास के अंदर हमें एक समस्त पद मिलता है। ये समस्त पद है, जैसे राजपुत्र, तो ये दो पदों से मिलके बना है। इसका विग्रह अगर करेंगे तो बनेगा राजा का पुत्र। और राजा का जो पुत्र, दो पद हमें मिले हैं इसमें। जो पहला पद है वो पूर्व पद है। ठीक है, पहला पद पूर्व पद कहलाता है, और उसके बाद वाला पद है वो उत्तर पद कहलाता है। ठीक है, ये पूर्व पद है, ये उत्तर पद है। इस तरह से हमें समस्त पद अगर मिलता है तो हमें समास विग्रह करना होता है, और समास विग्रह अगर मिलता है तो हमें उनका समस्त पद लिखना होता है। अगर हमें कहते राजा का पुत्र का समास बनाइए तो हम कहेंगे राजपुत्र। अगर ऐसे ही मैंने बोल दिया घुड़सवार, एक वाक्य मैंने लिख दिया, एक सब पद लिखा मैंने घुड़सवार। घुड़सवार मतलब हमें साफ पता लग रहा है कि घोड़े पर सवार, घोड़े पर सवार। तो अब आपको जानकारी क्या लेनी है कि ये समस्त पद है, ये आपका समस्त पद है, और ये जो हमने विग्रह किया है यानी कि जो तोड़ा है वो है आपका समास विग्रह। ठीक है, अब ये बातें हमारे पास में आ जाती है। एक समास में एक से अधिक पद मिलकर एक हो जाते हैं। एक से अधिक पद मिले, दो पद मिले और एक हो गया, समास बन गया। घोड़ा और सवार, दो पद मिले, एक पद समास बन गया। ठीक है, घुड़सवार बन गया। ये हमें पता लग जाता है। ठीक है, तो हमें समस्त पद का हमें विग्रह करना होता है, यानी कि उसे तोड़ना होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं समास के भेद। तो आप याद रखिए कि समास का मीनिंग, समास का अर्थ क्या होता है? समास का अर्थ होता है छोटा करना। समास का अर्थ होता है छोटा करना। अब हम, वैसे तो इसके 6 भेद होते हैं, हम एक एक करके धीरे धीरे इसके सारे अध्ययन करेंगे। समास के 6 भेद होते हैं। याद रहेगा आपको कि समास का अर्थ होता है छोटा करना, और दो पदों से मिलकर बनता है तो वो बन जाता है समस्त पद। समस्त पद को अगर हम तोड़ते हैं तो हो जाता है समास विग्रह। पहला पद होता है पूर्व पद और दूसरा पद होता है उत्तर पद। ठीक है, अब समास के 6 भेद हैं। पहला है अव्ययभाव। अव्ययभाव समास। ठीक है, दूसरा है तत्पुरुष समास। आपको बहुत आहिस्ता आहिस्ता समझाऊंगी मैं, जिससे आपको आगे का बेसिक आपका क्लियर हो जाए, क्योंकि आपके ये 9th क्लास तक, 10th क्लास तक आपका ही चलता है। फिर है कर्मधारय समास, बहुत इंपॉर्टेंट। वैसे तो ग्रामर पूरी ही बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कर्मधारय समास। चौथा है आपका द्विगु समास। पांचवा है आपका द्वंद्व समास। और लास्ट 6 नंबर है आपका बहुब्रीहि समास।
अब हम आहिस्ता आहिस्ता आपको एक एक समास समझाएंगे। आपके सामने 6 समास आ गए। समास के 6 भेद कौन कौन से हुए? अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास। अब इन सबको अलग अलग कैटेगराइज क्यों किया गया है? क्या कारण है कि इनको अलग अलग हमने 6 भागों में बांटा है? कोई तो कारण होगा, नहीं तो हम सबको खाली समास में ही पढ़ लेते ना। समास के जब 6 पार्ट किए हैं, 6 पार्ट किए हैं, तो कोई कारण है। अब वो नियम के हिसाब से मैं आपको 1 नंबर समास आपको अव्ययभाव समास समझाती हूँ। अव्ययभाव समास क्या है? पहले नंबर पे अव्ययभाव समास। नंबर 1 अव्ययभाव समास। नाम से ही पता लग रहा है, एक तो अव्ययभाव समास, मैं आपको उदाहरण लिखूं जैसे आप समझेंगे फिर। यथा साध्य, बहुत सारे बन सकते हैं। यथा शक्ति बन सकता है, यथा समय बन सकता है। एक साथ आपको समझाती हूँ मैं। यथा समय बन सकता है, यथा नियम बन सकता है, ठीक है ना, और प्रतिदिन बन सकता है, यथा प्लस समय, प्रति प्लस दिन बन सकता है, बन जाएगा प्रतिदिन। अगर मैं उदाहरण लिख दूंगी तो आपको जल्दी समझ में आएगा। प्रतिदिन और भरपेट। देखो, पहली बात तो मैंने आपके सामने लिखा यथा प्लस साध्य, यथा साध्य, यथा प्लस शक्ति, यथा शक्ति, यथा प्लस समय, यथा समय, प्रति प्लस दिन, प्रतिदिन, भर प्लस पेट, भरपेट। इनमें सब में पहला पद जो है वो अव्यय है। पहला पद जो है वो अव्यय है और दूसरा पद आपके सामने शब्द आ जाता है जो कि बदल सकता है। दूसरा हमने क्या देखा, इसका जो इस समास का जो पूर्व पद है वो प्रधान है, और दूसरा जो पद है ना, पूरा पद, वो क्रिया विशेषण का कार्य करता है। इस समास का पूर्व पद जो पहला पद है वो तो प्रधान होता है, और पूरा पद अगर मिला लिया जाए तो क्रिया विशेषण का कार्य करता है, और पहला पद अव्यय भी होता है। इसका मतलब है साध्य, जैसे कि जैसा साधा जाए, शक्ति के अनुसार, समय के अनुसार, साधन के अनुसार, जैसा भी साधन हो, ठीक है ना, जिस तरह से भी साधा जाए कोई कार्य, यानी कि साधन के अनुसार, शक्ति के अनुसार, समय के अनुसार, यथा नियम हो तो नियम के अनुसार, ठीक है। प्रतिदिन माना हर दिन, प्रतिपल हर पल, भर पेट पेट भरकर, ये सारे हमारे अव्यय हैं। इनमें पहला पद अव्यय होता है, तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि इसका पहला पद अव्यय होता है और पूरा पद जो बन जाता है वो क्रिया विशेषण का कार्य करता है। पहला पद इसमें पूर्व पद प्रधान होता है। दूसरा है हमारा तत्पुरुष समास। दूसरा है हमारा तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास के अंदर हमेशा कारक की जो विभक्तियां होती है उनका लोप होता है। तत्पुरुष समास के अंदर हमेशा कारक की जितनी भी विभक्तियां होती हैं उनका लोप हो जाता है, वहां पर हमेशा तत्पुरुष समास होता है। जैसे मैंने लिखा देशभक्ति, मैंने लिखा देशभक्ति, पहले आप उसका ले लो, वन गमन, इसका बनेगा वन्य गमन। देशभक्ति,
देश के लिए भक्ति, अभी समझाती हूँ मैं आपको इसके लिए। देश के लिए, ये रहा कारक का, देश के लिए भक्ति, शोकाकुल, शोक से आकुल से, राजपुत्र, राजा का पुत्र, राजा का पुत्र, जितने भी हमारे कारक हैं उनके निशान वो का लोप होता है। जब इसका पूरा पद बनता है, समस्त पद, उसमें देखो वनागमन, वन में गमन में अधिकरण कारक का यहाँ पे लोप हुआ है। देश के लिए भक्ति के लिए संप्रदान कारक का लोप हुआ है। शोकाकुल, शोक से आकुल, तो मतलब यहाँ पर करण कारक का वो हुआ है। राजपुत्र, राजा का पुत्र का संबंध कारक का लोप हुआ है। इस तरह से इसमें तत्पुरुष समास के अंदर हमेशा जितने भी विभक्ति चिन्ह होते हैं, दोनों पदों के बीच विभक्ति चिन्ह होते हैं, उनका लोप होता है। वहाँ पर हमेशा तत्पुरुष समास होता है। जैसे मैंने बोला ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त, आनंद मग्न, आनंद में मग्न, तो में अधिकरण कारक का विभक्ति चिन्ह का लोप हमेशा तत्पुरुष समास के अंदर होता है। आज हम ये दो ही करेंगे, कल हम कर्मधारय समास का अध्ययन करेंगे। आप इसको कॉपी में कर लीजिएगा। थैंक यू।